Jala Madad everyone. I welcome you all to the मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 27. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया. हमारे पिछले सेशंस में हमने बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे एस्पेक्ट्स को जाना था, जैसे कि गोल सेटिंग, बिजनेस प्लानिंग एंड सो ऑन. आज हम उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं, और एक बिजनेस प्लान को हम बनाने के साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे हमारे बिजनेस प्लान को एथिकली फ्रेम कर सकते. तो आज हमें इसी टॉपिक पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर फरीद खोजा, जो हमारे साथ सेशन 24 स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट इस सेशन के दौरान जुड़े थे. जिन लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया था उनके लिए मैं फिर एक बार डॉक्टर फरीद को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. डॉक्टर फरीद ने अपनी पीएचडी इन फिलॉसफी कच्छ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है. सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर फरीद ने अपनी मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी कच्छ यूनिवर्सिटी और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एमबीए के नाम से मशहूर है, वो उन्होंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है. डॉक्टर फरीद पिछले 18 सालों से टीचिंग प्रोफेशन का एक अहम हिस्सा है. टीचर होने के साथ साथ वो एक राइटर भी है. उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं कि जो मशहूर मैगजीन्स में पब्लिश थे. उन्होंने काफी सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं कि जहां उन्होंने कई सारे टॉपिक्स पर अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर की है. फरीद सर इन्हीं सारे प्रोफेशंस के साथ हमारी जमात में भी सेवा देते हैं. आज हम मुफ्ती साहब फॉर अनजान जमात हैं. फरीद सर, वी फील ग्लैड एंड obliged टू हैव यू विद अस. अब मैं ये सेशन फरीद सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी. सर, ओवर टू यू. थैंक यू याली मदद. आज मेरा टॉपिक है आपके साथ बिजनेस प्लान प्रिपरेशन और साथ में बिजनेस एथिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी मुबारकी कि आपने ये 27th सेशन अटेंड कर रहे हैं. यानी आपने आपकी एक चाह बताई है और आपको पता है कि हमारे इस्लाम के अंदर और हमारे पैगंबर ने कहा था कि जो आपको इल्म चाहिए ना तो आप चीन तक जा सकते हैं. ओके, और यही चीज को हम आज राइट प्रूव कर रहे हैं. ओके, और हम सब साथ में हैं इस सेशन के लिए. ओके, और इस सेशन के अंदर आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बिजनेस प्लान प्रिपरेशंस. तो पार्टिसिपेंट्स, आपको पता होगा कि एक सोनी टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था अभी थोड़े दिनों तक, और वो सीजन 1 खत्म हुई. अब नेक्स्ट सीजन अक्टूबर में शुरू होगी, दिसंबर से शुरू हुआ था. दैट वाज शार्क टैंक इंडिया करके एक प्रोग्राम था. इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट्स आके अपने बिजनेस आइडियाज को शेयर करते थे. आप लोगों ने वो प्रोग्राम देखा होगा, फाइन. और पार्टिसिपेंट्स उस प्रोग्राम के अंदर अपने बिजनेस आइडियाज को शेयर करते थे और प्रेजेंट करते थे, एंड देन उसके ऊपर वो इक्विटी शेयर्स का करते थे. तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स अपना बिजनेस का एक प्रपोजल तैयार करके आते थे और वो प्रेजेंट करते थे. हम लोगों ने वो प्रोग्राम जो देखा होगा, तो उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट्स आके एक प्रेजेंटेशन देते हैं और उस प्रेजेंटेशन में वो अपना एक बिजनेस आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया को वो लोग मार्केट करते हैं. तो उसी चीज को, वही चीज जो है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे. आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उसी के ऊपर ही रहेगा, बिजनेस प्लान एंड बिजनेस एथिक्स. ये दो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं आज आपके साथ विद इन एन आवर और 1.5 आवर में आपके साथ में शेयर करूंगा. और इंशाल्लाह आप खुद अभी कुछ बिजनेस में हैं और वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या तो नया बिजनेस कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ आइडिया है, तो उसके लिए आप ये दोनों सेशंस का भरपूर यूज करेंगे. आज का मेरे सेशन के आउटकम्स में मैंने अपने सेशन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. पहला सेशन मेरा रहेगा बिजनेस प्लान, जिसके अंदर विल अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान क्या है,
बिजनेस प्लान कैसा बनाया जाता है और क्या क्या चीजें बिजनेस प्लान के अंदर होती है। ओके, सेकंड सेक्शन के अंदर हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं एथिक्स की, बिजनेस एथिक्स की। तो एथिक्स की जब बात होती है ना, तो सबसे पहला टॉपिक एक आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी क्या समाज की तरफ या सोसाइटी की तरफ जवाबदारियां हैं, और उससे जाते जाते हम एथिक्स सीखेंगे। आज के इस एथिक्स वाले सेशन में थोड़ा बहुत मैंने हमारे शिया इमामी इस्माइली प्रैक्टिस के द्वारा, यानी हमारी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं शिया इमामी इस्माइली प्रैक्टिस वाली, उसके द्वारा कैसे एथिक्स हैं और वो हम कैसे हमारे बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? यानी आपको एक बिजनेस का आइडिया आया और आप चाह रहे हैं कि उसको मैं एक प्लान आउट करूं, जॉट आउट करूं, और मैं देखूं कि ये मेरा प्लान सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं। तो बिजनेस प्लान ये है कि हम अपना पूरा बिजनेस का एक जो आइडिया है उसको देखते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं, उसको जांचते हैं। या तो हमें किसी को प्रेजेंट करना है, या तो हमें बैंक के अंदर प्रपोजल लोन के रूप में देना है, तो हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान के अंदर हम हमारा पूरा बिजनेस के रिलेटेड पूरा जो आइडिया जनरेशन लेके इम्प्लीमेंटेशन के और ऑपरेशन तक की स्टेज को कवर करते हैं। तो बिजनेस प्लान हमें हेल्प करता है पहले तो किस चीज में, कि हम जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं, सेकंड वो मैनेजेबल है कि नहीं, थर्ड उसमें क्या फंड्स चाहिएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, और फोर्थ मैं ये भी जान सकता हूं कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। तो बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे बिजनेस के बारे में है। क्यों बिजनेस प्लान हमें बनाना चाहिए? पहला है हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेकंड हमारा बिजनेस का आइडिया लगेगा कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आइडियाज जनरेशन होते हैं, बरोबर, और उस आइडिया के हिसाब से आप अपना बिजनेस सोचते हैं। कोई भी आइडिया आपको क्लिक हो सकता है। मैंने मेरे लास्ट सेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए थे कि जो एग्जांपल्स के अंदर मैंने कहा था कि किसी ने जगत दाना दाल का प्लांट शुरू कर दिया। अभी मैं तो अभी सरप्राइज हूँ कि जो बालाजी वेफर्स आते हैं उसके अंदर कितने टाइप के वेफर्स हैं। तो इन्होंने अपना एक्सपांड किया है बिजनेस। प्रायर उसके सिर्फ 2 ही, सॉल्टेड और मसाला, अब तो उसके अंदर भी कितने टाइप्स। तो दिस ऑल आर स्मॉल बिजनेस प्लान्स दे प्रिपेयर फॉर एवरी ऑफ देयर आइडिया। आपका बिजनेस का एरिया क्या रहेगा वो भी आपको इससे पता चलेगा। आप कैसे उसको मार्केट करेंगे वो भी आपको पता चलेगा। इस बिजनेस के आपके कौन फंडिंग करेगा, कितना लोन मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। आप अपने बिजनेस प्लान से आप ट्रैक कर सकेंगे कि नहीं आपका बिजनेस प्लान फिजिबल है कि नहीं, ये सब चीजें। और साथ साथ में आपके पास फंड है कि नहीं, आपको कितना फंड चाहिएगा, आपको कितना एम्प्लॉय चाहिएगा। तो ये सब चीजें आपका बिजनेस प्लान आपको आंसर करेगा। तो शुरू में मैंने आप लोगों के साथ यही चीज रखी है कि बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस प्लान कितने टाइप्स के होते हैं? पहले मेरा टॉपिक रहा बिजनेस प्लान क्या है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड मेरा टॉपिक रहा कि बिजनेस प्लान क्यों बनाना चाहिए, और अब थर्ड में आ रहा हूं कितने टाइप के बिजनेस प्लान्स हैं। यानी कि एक मिनी प्लान होगा, हमने हमारा आइडिया जॉट डाउन किया, उसको हमने देखा और उसको हम एनालाइज करेंगे इन डेप्थ, देन इट इज वर्किंग प्लान। एंड व्हेन यू प्रेजेंट इट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जांपल दिया टीवी शो का, ओके, शार्क टैंक करके जो शो का मैंने एग्जांपल दिया ना, उसमें प्रेजेंटेशन वाला प्लान था। तो उन्होंने भी एक प्लान को, अपने बिजनेस प्लान को बनाया और फिर वो प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ दोज इन्वेस्टर्स। ओके,
अब पहले क्वेश्चन हमें सब होगा कि बिजनेस प्लान बनाते कौन है। तो बिजनेस प्लान जिसको न्यू आइडिया या न्यू बिजनेस क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं जो आपको एक्सपांड करना है। आपका कुछ प्रोडक्ट है, आप और प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, या इस प्रोडक्ट के साथ आप कुछ सर्विसेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप अपना प्लान बना सकते हैं, बिजनेस प्लान। स्टार्टअप्स, आपको कुछ नया स्टार्टअप में जाना है तो बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स जो देखें तो ओवरऑल बिजनेस प्लान के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। स्टार्टिंग वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहता है मार्केटिंग प्लान, कैसे हम उसको मार्केट करेंगे। और थर्ड फाइनेंशियल प्लान और ऑपरेशनल प्लान। तो इस तरीके से मैंने ये बिजनेस प्लान आपको कैसे बनाना है मैंने आपके लिए रखा है, और उसके अंदर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ में आप भी अपना एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में है तो वही बिजनेस का बिजनेस प्लान बनाएं, और न्यू प्लान बनाने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकेगा। ये मैंने पूरी एक आउटलाइन रखी हुई है, बिजनेस प्लान कैसे दिखता है। एक जो पूरी बुक या हमारे कुछ पेजेस हैं, फ्यू पेजेस, तो वो पेजेस कैसे दिखेंगे उसको मैंने पूरे रो में अरेंज किया है। द फर्स्ट थिंग विल बी कवर शीट, यानी आपको पता है कि पहला पन्ना जिसके अंदर हमारे बिजनेस का नाम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, और उसके कौन प्रोप्राइटर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, वो उसके अंदर फर्स्ट पेज में रहेगा। दैट विल बी द कवर पेज। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड हमारा पेज रहेगा एग्जीक्यूटिव समरी, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, और एग्जांपल है एक सर्विस, यानी कि कोचिंग क्लासेस शुरू करने हैं सपोज मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर शीट पे मेरे बिजनेस का नाम होगा, आई कैन कीप एनी ऑफ द नेम। ओके, द मोस्ट कॉमन नेम फॉर ऑल इस्माइलीज इज प्रिंस। हम बहुत सारी जगह पे वो यूज कर रहे हैं, प्रिंस। तो प्रिंस ट्यूटोरियल्स या द प्रिंस कोचिंग क्लासेस। Fine, address will be there, phone number, the contact numbers, and who is it? It's me and my other friends, तो उनके नाम। सेकेंड एग्जीक्यूटिव समरी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके अंदर क्या रहेगा? तो उसके अंदर मैं के एज द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट्स रिक्वायर्ड फॉर एन कोचिंग क्लासेस, रिक्वायर्ड है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग क्लासेस की जरूरत है। और अंजार के अंदर फर्स्ट टाइम एक कोचिंग क्लासेस आ रही है जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव क्लासेस को टीच करेगी। यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों हम आ रहे हैं, क्यों हम बिजनेस में आ रहे हैं। सो सेकंड लाइन विल बी दैट, सेकंड पेज विल बी दैट, एंड इट कैन बी अराउंड 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, नॉट मोर देन दैट। और इसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी, ये एक ऐसी चीज है हमारे बिजनेस प्लान की। या तो कई बार हम हमारे बच्चों को जब वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर, या दे आर सबमिटिंग देयर थीसिस, तो हम बोलते हैं कि ये जो चीज होती है ना एग्जीक्यूटिव समरी, वो पढ़ के उसको बाकी के पेज नहीं पढ़ने चाहिए, उसको खाली आपका ग्लांस ही करना है। तो वो एक एग्जीक्यूटिव समरी से उसको पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। फाइन, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव समरी। फिर द थर्ड पेज विल बी टेबल ऑफ योर कंटेंट्स, क्या क्या आपके ये पूरे प्लान के अंदर है। एंड नाउ योर बिजनेस प्लान इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन 1, ओके, मेरा एग्जांपल याद रखिएगा, प्रिंस ट्यूटोरियल्स, हम पूरा बिजनेस प्लान उसको बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव समरी भी मैंने रफली थोड़ा बहुत आपको समझाया। सेकंड मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 1 द बिजनेस, यानी उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, यानी ये कौन सा बिजनेस है मेरा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि इट्स एन बिजनेस ऑफ एजुकेशन, कोचिंग क्लासेस का, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके अंदर हम प्रिपरेशंस के अंदर वी विल बी प्रिपेयरिंग देम फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, फिर हम उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज, लैंग्वेज एप्टीट्यूड्स, लैंग्वेज के लिए इंग्लिश की एप्टीट्यूड्स,
and related to reasoning. We'll coach them, we'll guide them about the business. क्या करेंगे हम इस क्लासेस के द्वारा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस. सेकेंड, हमारी क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं. तो हम बोलेंगे कि हम लोग कोचिंग क्लासेस है, हम सर्विस ओरिएंटेड हैं. कुछ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट सर्विस. ओके, देन कम्स मार्केट एनालिसिस. इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इतनी सारी यहाँ पे ग्रेजुएशन की कॉलेजेस हैं, उसके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके जाते हैं. साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एग्जाम्स लेंगे, ये मजिस्ट्रेट की, मामलतदार की, जीपीएससी की एग्जाम्स डिक्लेयर हुई है. और उस हिसाब से इतना एनालिसिस, यानी मैं मार्केट दिखा रहा हूं उसके अंदर कि है, तो मैं बिजनेस में आ रहा हूं. मार्केटिंग प्लान, कंप्लीट प्लान होगा ये. एंड उस प्लान के अंदर मार्केटिंग प्लान मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरे कौन टारगेट ऑडियंस हैं, उसको मैं कैसे रीच करूंगा, क्या पोजीशन में रखूंगा. तो दिस इज इट. लोकेशन, यानी कहां पे ये लोकेट होगा. मैनेजमेंट, सॉरी, कंपटीशन इन बिटवीन. फिर कंपटीशन यानी कोई और मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो मैं इसके अंदर बताऊंगा कि एग्जिस्ट करते हैं. प्रिंट ट्यूटोरियल्स के सामने कौन से दूसरे यहाँ हैं, तो उनके बारे में इस सेक्शन में मैं बताऊंगा, इस चीज में लिखूंगा. देन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, यानी कैसे इसको मैनेज किया जाएगा और कैसे, यानी कौन कौन लगेंगे, हु विल बी द टीचर्स इन इट. मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, वो मेरा बिजनेस का है. अभी आप अपने बिजनेस का भी साथ में सोच सकते हैं. फाइन. और पर्सोनल, यानी कौन चाहिएंगे मुझे इसके अंदर. मैनेजमेंट यानी किस तरीके से ये रन होगा, कैसे क्लासेस होंगे, कहाँ पे होंगे. दिस ऑल कम्स अंडर दिस सेक्शन. और फिर मुझे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिएगा, यानी कि बिजनेस प्लान का ढांचा मैं आपको अभी दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आउटलाइन ऑफ द बिजनेस प्लान, हाउ इट विल लुक. द फर्स्ट कवर शीट, सेकंड एग्जीक्यूटिव समरी, थर्ड टेबल ऑफ कंटेंट, सेक्शन 1 द बिजनेस, सेक्शन 2 फाइनेंशियल डेटा. अब मैं बिजनेस में आ रहा हूं, मेरा एक आइडिया जनरेट हुआ, मैं पूरा बिजनेस का प्लान बना रहा हूं. तो इनिशियली मैंने सब अपने बिजनेस के बारे में बता दिया सेक्शन 1 में. सेक्शन 2 जा रहा है मेरा फाइनेंशियल डेटा पे. तो इसके अंदर मैं अपना प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अभी तक मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बट आई प्रोजेक्ट, मैं अज्यूम करूंगा. तो अज्यूम करूंगा और मैं कुछ एक्सपेंसेस को काउंट करूंगा. तो फर्स्ट मैं बनाऊंगा मेरी इनकम स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट ये रहेगी कि मुझे कितना इनकम होगा. सेकंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे कैश आएगी जाएगी उसके बारे में. फिर बैलेंस शीट्स यानी मेरे बिजनेस के अंदर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज और ये सब चीज का थोड़ा बहुत नो हाउ. ओके, बैलेंस शीट यानी मैं अपने बोल सकते हैं कि हमारा सरवैया, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, बस उसका ही एक सरवैया बना लेना, बैलेंस शीट बन जाएगी. हमें कोई इन डेप्थ अभी नहीं जा रहे हैं, जस्ट समझने के लिए, यानी क्या मैं खर्चा करूंगा और क्या आएगा. फाइन. तो दैट विल बी माय बैलेंस शीट. ओके. एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ये एक सेक्शन है ना, सेकंड ब्रेक इवन एनालिसिस. ये आप बिजनेसमैन कई बार बोलते रहते हैं. अभी कोरोना के टाइम में मेरे बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं. जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ ना, कैसा चल रहा है धंधा पानी, बस खर्चे निकल रहे हैं बस. तो हम लोग बोलेंगे कैसे, तो वो क्या बोलेंगे पता है हमें, अरे जो तीन हम लिख रहे हैं, 3 तो मेरे आदमी हैं. ओके, दिन का 500 रुपया गिन ले, उसकी पगार 15,000 पगार है, तो 500 यानी 1500, 1500 तो एना थया. फिर बोलेंगे लाइट बिल ना लेखी ले 1000, 500 लेखे, 200 लेख, चाय पानी ना लेख, 2500 मिनिमम, 2500 3000 નો ધંધો થાય તો એમ કે ખર્ચા નીકળ્યા. ઓકે, this is the word they use. यानी ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट
जहाँ पे मेरे इनकम और एक्सपेंसेस यानी मेरे पूरे एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं और उसके बाद से मेरा प्रॉफिट आए यानी ઓછામાં ઓછા 2500 કાઢવા પડે કેમ માન નીકળે છે હવે આ તો ઠીક હજી બીજા ડેમરેજીસ નથી દુકાન મારી ખુદની છે ઓકે सी तो व्हाट इज इट दे डोंट नो उन्हें पता नहीं है कि वो ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं मेरे साथ तो ये चीज हमें हमारे बिजनेस के लिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस में ये ब्रेक इवन आ रहा है कि नहीं और फाइनेंशियल डेटा में थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा मेरे को फंड्स कहाँ से मिलेंगे तो अगेन आई विल कम अप मैंने आपको पहले बताया कवर पेज एग्जीक्यूटिव समरी बिजनेस सेक्शन 2 के अंदर हम आए फाइनेंशियल डेटा और अब हम आ रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी मेरा जो बिजनेस प्लान है वो पूरा उसका ढांचा दे रहा हूं इन डेप्थ अभी भी मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत सेक्शन 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी मैं सपोज एग्जिस्टिंग बिजनेस में हूं और उसको एक्सपांड कर रहा हूं तो मेरे टैक्स रिटर्न्स की मैं अज्यूम उसके अंदर फाइल करूंगा मेरे कुछ रिज्यूम्स यानी कि मैंने क्या किया हुआ है मेरा क्वालिफिकेशंस हैं मेरे एक्सपीरियंस हैं कुछ रेफरेंस लेटर्स भी हो सकते हैं कुछ पर्सनल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी खुद की पर्सनल कुछ फैसिलिटी डायग्राम्स लेआउट जो कोई मैं पूरा उसको प्लान कर रहा हूँ मैं पूरा लेआउट दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल्स का कहा है तो मेरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे लेटर ऑफ इंटेंट भी हो सकते हैं कुछ जगह पे मैंने कोटेशंस भी रखे होंगे साथ में बराबर जो मेरे बेंचेस रखने हैं मुझे बोर्ड्स चाहिए मुझे प्रोजेक्टर चाहिए तो वो सबके मैंने लेटर्स लिए मैंने प्रपोजल्स लिए हुए हैं उनसे परचेस ऑर्डर्स हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैंने किए हैं या करूंगा तो ये सब चीजें एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि बिजनेस प्लान is consisting of 3 sections along with the cover page and executive summary अब थोड़े मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं थोड़ा इन डेप्थ जाने के लिए क्वेश्चंस से हम लोग उसके आंसर्स वो उस चीज के अंदर होना चाहिए बिजनेस प्लान में डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस पहला टॉपिक तो पहला मेरा कौन सा टाइप का बिजनेस है मेरा बिजनेस का स्टेटस क्या है स्टार्टअप है एक्सपेंशन है और या तो टेक ओवर है बिजनेस का फॉर्म क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप है प्रोप्राइटर मैं खुद सोल एक हूँ पार्टनरशिप में हूँ कॉर्पोरेशन है कि लिमिटेड लायबिलिटी है मैं कौन से टाइप के बिजनेस में हूँ ओके व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारे कस्टमर्स कौन है ये सब जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे रहा हूँ तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ बिजनेस का सेक्शन 1 बिजनेस का पहला टॉपिक सेकेंड टॉपिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेरे कौन से प्रोडक्ट्स हैं या क्या सर्विस है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है प्रिंस ट्यूटोरियल फाइन व्हाट आर द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू सेल यस राइट मैं जो बिजनेस में आया हूं उससे क्या फायदा होगा मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं बिजनेस तो उससे क्या फायदा होगा इन सोसाइटी बराबर व्हिच नीड्स ऑफ द सोसाइटी विल बी आइडेंटिफाइड और विल बी सेटिस्फाइड बराबर मेरे बिजनेस से मैंने कौन सी नीड्स को आइडेंटिफाई किया है जैसे आपको पता है ना ऑल द बिजनेसेस कोई भी बिजनेस है कोई भी प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज है वो आफ्टर ऑल नीड को सेटिस्फाई करती है व्हाट पोजीशन डू यू हैव और यू वांट टू हैव इन द मार्केट के अंदर आप किस प्रकार की पोजीशन आने चाहते हैं यू वांट टू बी ऑन द टॉप और आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो आप मार्केट के अंदर यानी दिस ऑल आर योर प्रोजेक्शंस आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस कॉम्पिटिटर्स से कैसे डिफरेंट है वो भी आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर और आपका प्रोडक्ट यूनिक है या डिजायरेबल है वो भी आप इस चीज के अंदर लिख सकते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे ये आपका सेक्शन 1 का बी कंपोनेंट हो जाएगा एंड व्हाई डू कस्टमर्स विल बाय दैट आल्सो यू कैन आंसर इन दिस सेक्शन कि क्यों आएंगे कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिक्लेयर हुई है इसलिए ज्यादा डिमांड है और बच्चों को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग लिए जरूरत रहती है इसलिए आएंगे ओके तो दिस ऑल इज द सेक्शन 1
बी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं और उस क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसका पार्ट है। मार्केट एनालिसिस, आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मेरी मार्केट में कौन सी ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। या तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे परचेसर्स कौन है, कहां से हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि आई विल बी टारगेटिंग टू होम, द स्टूडेंट्स ऑफ अंजार। द अंजार में रहते हैं कि अंजार में पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन। यानी जियोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिक यानी ओके कौन से स्टूडेंट्स, कौन सी एज के। तो डेमोग्राफिक, आई एम गोइंग मोर डेमोग्राफिक इन इट। ओके, तो ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मैं ये लिखूंगा मेरी मार्केट क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव समरी में कहा था कि भाई इतने सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, यानी मेरे पास फिगर है कि इतने सारी ग्रेजुएशन कॉलेजेस हैं मेरे नियर बाय में और उसमें से इतने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो दैट इज द मार्केट, मेरी मार्केट है। आपका शेयर कितना रहेगा, मीन्स कि मार्केट के अंदर और कॉम्पिटिटर्स हैं और आप अंदर आएंगे तो कितना बिजनेस ले पाएंगे। आपका इंडस्ट्री आउटलुक कैसा रहेगा। आई मीन इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो मैं अपना एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की इंडस्ट्री में हूँ तो मैं कौन से टाइप में हूँ, बराबर। ओके फाइन, आई विल बी कोचिंग देम, तो मैं उनको गाइडिंग वाला पार्ट में कंपोनेंट देने वाला हूँ। कौन से सेगमेंट्स में मैं जाने वाला हूँ, ये सब मार्केटिंग के कुछ टर्म्स हैं। फाइन, तो मार्केट एनालिसिस, ये क्वेश्चंस के मैं आंसर दे रहा हूँ मुझे मार्केट एनालिसिस में। मार्केटिंग प्लान, कंप्लीट प्लान, जिसमें क्या सेल कर रहे हैं, कैसे अपने टारगेट मार्केट्स को हम ढूंढेंगे, कैसे हम उसको रीच करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या लीफलेट्स लगाऊंगा या होर्डिंग्स लगाऊंगा, फर्स्ट टाइम इन कच्छ और फर्स्ट टाइम इन अंजार, ऐसे होर्डिंग्स लगाऊंगा। तो ये पूरा, जिसके अंदर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी आएगी मार्केटिंग प्लान में, कि यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये भी आएगा कि मेरा पैकेजिंग कैसा रहेगा उसके ऊपर, जो मैं कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया हुआ है वो इनटेंजिबल चीज है, सर्विस का। ओके फाइन, तो मेरा प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आएगी, पैकेजिंग स्ट्रेटेजी आएगी, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी आएगी एंड प्राइसिंग, पोजीशनिंग और कैन से प्रमोशनल यानी कैसे प्रमोट करूंगा, यानी कि उसको कैसे मैं मार्केट करूंगा। आपको अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो आप गूगल पे यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। उस रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसे रिवॉर्ड्स आते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि यू गेट 200 रुपीज कैश ऑफ, आपको 200 रुपीज का शॉपिंग का वाउचर मिला है। फाइन, आपको आई कार्ड से स्पेक्स के लिए आपको आई लेंस में से लेंसेज का ऑफ मिला है। तो ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को रिडीम करिए, यानी दे आर प्रमोटिंग थ्रू गूगल जीपे यूपीआई पेमेंट से वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपको ऑफर्स देखें। तो दिस इज देयर प्रमोशन, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। लोकेशन कहाँ है आपका बिजनेस, उसका एड्रेस, और उस हिसाब से आप कैसा लेंगे, ओन्ड रहेगा कि लीज्ड रहेगा आपकी बिल्डिंग, आपकी दुकान भाड़े पे रहेगी कि आप खुद खरीदेंगे, बराबर। उसमें कुछ रिनोवेशंस या मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, उसका क्या कॉस्ट रहेगा, उसके आजू बाजू में कैसी सराउंडिंग है, प्रॉपर्टी है, लोकेशन है आपके बिजनेस के लिए। फाइन, यानी मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू स्टार्ट अप इन डेयरी, तो आई हैव टू सी दैट नियर बाय लोकेलिटीज हैं तो मेरा डेयरी का बिजनेस चलेगा। आई वांट टू स्टार्ट अप एन मॉम एंड पॉप स्टोर, यानी जनरल स्टोर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसी 4-5 बिल्डिंग है उनके बाहर की दुकान का लोकेशन स्टडी करूंगा, लोकेशन के लिए मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कंपटीशन वाला पॉइंट है एफ, आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, कौन से कॉम्पिटिटर से आप कितने बेटर हैं, और उस हिसाब से आप अपना स्टार्टअप। कॉम्पिटिटर्स, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस पार्ट, अभी ये पार्ट में आप अपना मैनेजमेंट
कैसा बिजनेस रहेगा और उसके बिजनेस का आप लोग कौन रहेगा अंदर इन्वॉल्व, फंक्शनल एरियाज कौन से रहेंगे बिजनेस के, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कंप्लीट मैनेजमेंट और ऑपरेशन। आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप रखेंगे कि यू वांट ऑन द काउंटर्स कितने बच्चे रहेंगे, हाउ मेनी। सो ऑल दिस डिसीजन आप जो ले रहे हैं वो इस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, क्या उनकी सैलरीज रहेगी, कौन से, और आपको पर्सनल यानी कि आपको या तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आप बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे टाइप के ट्रेन बेकर्स चाहिएंगे, तो कैसे कितने बेकर्स चाहिएंगे, केक स्पेशलिस्ट है कि अनदर बेकरी आइटम स्पेशलिस्ट है, उसको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए या नहीं है, तो आप इसको किस प्रकार से कौन सी ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब चीजें आपको आपके सेक्शन 1 में सोचने के हैं। मैंने पांचों पांच सेक्शन 1 को लिया, कवर पेज, एग्जीक्यूटिव समरी। सेक्शन 1 के अंदर लास्ट कंपोनेंट लोन और इन्वेस्टमेंट वाला भी रहेगा कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे कितनी लोन चाहिए, वो भी इसके अंदर आप लिखेंगे। या तो आप शेयर मार्केट में या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं, लिस्टिंग में जा रहे हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कितना फंड इक्विटी से मिलेगा, सोर्सेस ऑफ फंड भी इस कंपोनेंट में आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे मैं जा रहा हूँ। सेक्शन 1 मैंने कंप्लीट किया, सेक्शन 2 फाइनेंशियल डेटा में मैं ले रहा हूँ। उसमें हमारे फाइनेंशियल डेटाज में मेरा बिजनेस है, उसके लिए प्रोजेक्टेड डेटाज मुझे क्या क्या चाहिएंगे। उसके अंदर मैंने आपको कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मेरे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ओके, और कितना मुझे लोन चाहिएगा, कितना बिजनेस में कैश जनरेट होगा और मेरी क्या इनकम स्टेटमेंट रहेगी। मैं कुछ स्लाइड्स में आपको वो बताऊंगा स्टेटमेंट्स। ब्रेक इवन एनालिसिस जो मैंने आपको कहा कि आप लोग बात बात में तो बहुत बार बोल रहे हैं, मगर आज उसका एक पर्टिकुलर वर्ड मिला है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कि खर्चा निकल से कि नहीं। सेक्शन 2 में फाइनेंशियल डेटा में जो लास्ट वाला कंपोनेंट है, आपका पूरा सोर्स ऑफ मनी का स्टेटमेंट, कैसे आपको कहां से कितना पैसा मिलेगा, वो चीज एक्सप्लेन करता हुआ आपका ये सेक्शन 2 रहेगा। ये है एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का, मैं आई थिंक उसमें से ये शीट मैंने ली हुई है। उसका फिक्स्ड एसेट और स्टार्टअप एक्सपेंस लिस्ट है। यानी पहली चीज तो ये समझ जाइए कि फिक्स्ड एसेट्स यानी हमारे बिजनेस के अंदर कुछ फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे। जैसे कि मैं शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं अपना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई वुड रिक्वायर क्लासेस, तो वो क्लासेस के लिए मेरे कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेंगे, क्लासेस, बिल्डिंग, लैंड, बराबर। उसके अंदर मेरे जो इक्विपमेंट्स आएंगे, बेंचेस, ओके। फिर उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर चाहिएगा, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंस, ये तो इनकर करने ही पड़ेंगे मुझे, ओके। और फिर मैं जिस हिसाब से मेरे कुछ वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, बराबर। तो ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में है। स्टार्टअप जो है, या तो कई बार कुछ एग्जिस्टिंग में भी आपको एक्सपांड करना है, तो कुछ आपको लीगल या ऑर्गेनाइजेशनल आपको रजिस्टर करने का कितना खर्चा आएगा, मार्केटिंग और ये प्रमोशन का कितना खर्चा आएगा, लाइसेंस का, बराबर, ओके। तो दिस ऑल कम्स इन द फिक्स्ड एसेट स्टार्टअप एक्सपेंस लिस्ट। ये पूरा जो लिस्ट रहेगा वो आप प्रिपेयर करेंगे, कॉस्टिंग निकालेंगे। ये प्रपोज्ड रहेगा, ये प्रोजेक्टेड रहेगा, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, अब मेरा थोड़ा बहुत इन डेप्थ क्रॉस एनालिसिस होगा कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको अंदर मैं टारगेट करूंगा कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स बेच सकूंगा या मैं कितने स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे। उस हिसाब से मैं अपना यूनिट सेलिंग कॉस्ट यानी कि एक चीज बेचने का कितना आएगा, तो उसके अंदर मैं क्या क्या ले रहा हूँ। कुछ सेलिंग के वक्त मैं डायरेक्ट कॉस्ट यानी कुछ कॉस्ट ऐसे हैं जो मैं प्रोडक्ट्स को बनाता हूं तो उसको लगते हैं, जैसे कि मटेरियल्स है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर्स का है, या कुछ और भी हो सकते हैं। अभी मेरे
एग्जाम्पल के अंदर आप ले सकते हैं, तो मेरे सैलरीज आएगी, द टीचर्स की उनकी सैलरीज कैसे आएगी, तो ये मेरे कॉस्ट में आएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट जो रिलेटेड टू मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज रहेंगे, और उस हिसाब से मेरे सेलिंग कॉस्ट न की होगा, या तो मेरा कोचिंग क्लास का पर स्टूडेंट का पर मंथ की क्या फीस रहेगी, वो मेरी इस शीट की एनालिसिस से मिलेगा। इसके अंदर टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगा, फिर जो ए और बी में से माइनस करके जो मिला और मेरा क्या प्रॉफिट रहना चाहिए उसके ऊपर, वो ऐड करके मैं अपने सेलिंग प्राइस पे आऊंगा, मेरा मार्जिन भी रहेगा प्रॉफिट का। तो दिस इज बेस्ड सेलिंग प्राइस वाला एकम। अब एक एग्जांपल है ब्रेक इवन पॉइंट का, जो मैंने आपको कहा ना कि आपको मंथली कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस लगेंगे, आप लोग बोलते हैं, और वही चीज है। देखो, रेंट 2000, यूटिलिटीज यानी जो लाइट बिल है या कुछ चाय पानी का खर्चा 1000, सैलरी, कुछ अदर मिसलेनियस ओके करके आपको सपोज 10,000 रुपीज का एक्सपेंस हो रहा है मंथली। तो अभी आपका यूनिट्स का आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेल प्राइस कितना आ रहा है आपका, तो भाई आपका यूनिट सेल का प्राइस है 10 रुपीज सपोज, उसमें से 3 रुपीज आपका मटेरियल और लेबर है और कुछ और वेरिएबल एक्सपेंस है 1 रुपीज, यानी आपको 6 रुपये मिल रहा है। वैसे 10 में आए में है 6 रुपये मिल रहे हैं आपको, फाइन। तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा यानी वो 60% है। यानी इन शॉर्ट हम लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं कि ये 10,000 के ऊपर ज्यादा मिलेगा जो मुझे, वो मेरा क्या होगा, उसके ऊपर कितना तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि फिक्स्ड एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं ना जब हम हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, जो हमारा 6 रुपीज आया है उसका परसेंटेज में, तो हमें आंसर मिल रहा है कि मिनिमम 16,667 यानी कि 16,667 वो रुपए जब तक मेरे पास नहीं आएंगे मंथली, उतना जो रेवेन्यू नहीं होगा, तो आई एम नॉट रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी इसके ऊपर से मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पता चले। नेक्स्ट इज सोर्सेस, कहाँ से मुझे मिलेगी, सोर्सेस कितना रहेगा, फंड। सो सेक्शन 1 मेरा रहा बिजनेस, सेक्शन 2 फाइनेंशियल, एंड द सेक्शन 3 मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, टैक्स रिटर्न्स है, रिज्यूम्स है, रेफरेंस लेटर्स हैं। तो ये पूरा मेरा बिजनेस प्लान का आपके साथ प्रेजेंटेशन रहा, और अभी तक में आप लोग मेरे प्रेजेंटेशन से समझ पाए कि मेरा बिजनेस का प्लान कैसा रहेगा। तो मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट किया है कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस एटलीस्ट 7 थिंग्स। मैंने आपको कहा पूरा एक आउटलाइन स्टार्टिंग में दिया है और लास्ट में मैं जिस्ट दे रहा हूँ कि बिजनेस प्लान, या कभी भी आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो या किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो या फॉर प्रपोजल आप रख रहे हो, तो इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। कवर पेज, एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, मार्केट एनालिसिस, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग प्लान, पूरा मार्केटिंग प्लान के अंदर सब चीज आती है। मार्केटिंग, यस, एक चीज सॉरी इन बिटवीन में रह गया। मार्केटिंग के अंदर पहली चीज तो यही नक्की हमें डिसाइड करनी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके टारगेट कस्टमर्स कौन है और उनको मैं कैसे पहुंचूंगा उनके पास, वही मेरा मेन मार्केटिंग प्लान है। फाइनेंशियल प्लान जो मैंने आपके साथ डिसाइड किया, जो थोड़ी अकाउंटिंग वाली लैंग्वेज मैंने आपके साथ यूज की, और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, यानी किस तरीके से मेरा पूरा बिजनेस रन होगा और मैनेज्ड होगा। So this was all about business plan.
half of my session was completely dedicated for the business plan. ये सेशन के अंदर जो मेरे साथ जुड़े थे उन लोगों को मैंने ट्राई की है कि कैसे बिजनेस प्लान लिख सकते हैं, और बिजनेस प्लान का आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूं। उससे पहले एक चीज मैंने रखी हुई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जानते हैं कि बिजनेस, या हम जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं। इवन हम एज एन इंडिविजुअल भी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारी कुछ जवाबदारियां हैं एज ए बिजनेस और एज एन इंडिविजुअल। उसे हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कुछ ऑब्लिगेशंस हमें हैं जो हमें हमारे सोसाइटीज के अंदर हम रह रहे हैं उसके रिलेटेड लेने पड़ते हैं। एक यहाँ एक डिस्टिंक्शन का पॉइंट रहेगा ये पूरे प्रेजेंटेशन में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिक्स की बात करूंगा तो एक वर्ड है लीगल। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लीगली आती है, यानी कुछ ऐसे बिजनेसेस हम कर रहे हैं जिन्हें हमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। हम लोग इन्वॉल्व हैं, सपोज किराने के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमें कुछ सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं फूड एंड सेफ्टी वाले, या तो इवन हम म्युनिसिपैलिटी एरिया में काम कर रहे हैं तो हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर के कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे पास रहने चाहिए। दिस आर सम ऑफ योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लीगल आपको ऑब्लिगेशंस हैं जो करने के, उसके साथ साथ कुछ सोशल भी ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि आपका किराने का बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि भाई जैसे कोरोना के वक्त में, ओके, तो दैट टाइम इट वाज नॉट कंप्लीटली, पर पूरा लॉकडाउन था, आप लोगों को, किसी लोगों को आपने पहुंचाया, घर पे भी पहुंचा रहे थे, तो दिस ऑल सम related to society, you did social responsibility, okay? Social responsibility legal से ज्यादा है, और ये कुछ वॉलंटरी एक्शंस हैं, आपके ऊपर फोर्सफुली नहीं है पर आप वॉलंटरी वो करते हैं। आप प्लास्टिक का अवॉइड करवाते हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर, आपकी किराना की शॉप है तो आप कैरी बैग्स नहीं देते, आप कहते हैं नहीं मैं प्लास्टिक प्रमोट नहीं करता, फाइन। तो दिस इज सम सोसाइटी के लिए आपने कुछ, और आपने इसके बदले में आप कैरी बैग्स देते हो, या उनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली यू गिव देम अ बैग कि भाई अभी ये थे आ थैला में दे थैलो भेगो राज्य, हमारी खुद नहीं थैली ले आओ, जो कपड़ा नहीं ले आओ, ओके। सो दिस आर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक जस्टिफिकेशन है आपके अस्तित्व के लिए और ग्रोथ के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ होगा। जैसे कि कुछ आप कस्टमर्स को आप जब ऐसे बैग से प्रमोट कर रहे हैं कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहता हूँ, मैं प्लास्टिक का अवॉइड करवाना चाह रहा हूँ, तो ये सब चीजें आपका भी एक एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व का भी, या आपके बारे में भी पॉजिटिव अप्रोच ला रहा है, तो ये आपका ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, आप कुछ ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी दुकान जहां आजू बाजू हिंदू लोकेलिटीज ज्यादा है, ओके, तो उनके कुछ फेस्टिवल्स हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम यू वहां से आपके प्रोसेशन निकल रहे, यू कीप योर शॉप ऑफ, उस देर आप नहीं खोल रहे हैं बिजनेस कि भाई तकलीफ ना हो, या आप प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको कुछ ठंडा पिला रहे हैं, तो दिस ऑल आर योर पोजीशन के वक्त आप उनको हेल्प कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर योर ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस। उससे आपका पर्सनल टच बढ़ेगा और लोगों का, आपके कस्टमर्स भी बढ़ सकते हैं, आपके लंबे रिलेशन के लिए, क्योंकि आप वहां बिजनेस कर रहे हैं तो आपका उनके साथ का रिलेशन ज्यादा होगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं ना, तो ऑब्लिगेशंस गवर्नमेंट के नहीं आ सकते हैं। जो मैंने पहला एग्जांपल नहीं कहा
कि आप प्लास्टिक का कम यूज करवा रहे हैं। तो ऐसा ना हो आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक अवॉइड करवा रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट का बैन ही है कैरी बैग्स के ऊपर, ओके, कुछ माइक्रोन्स के बाद ही आप दे सकते हैं वैसी प्लास्टिक की बैग्स। तो मगर जो वो पहले से ही एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शॉपकीपर्स ने एक्सेप्ट कर ली होती तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं आता। यानी कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कर रहे हैं तो आप इन शॉर्ट इनडायरेक्टली आप कुछ गवर्नमेंट के लीगल ऑब्लिगेशन से बच रहे हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, आपके बिजनेस को भी अच्छे से हो सकेगा और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं जो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। बिजनेस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक इकोनॉमिक हमारी है, हम प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस में आए हैं, हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिजनेस की दैट वी अर्न प्रॉफिट। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हमारे पे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, वो हमें करने पड़ेंगे और वो हमारे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। द थर्ड पार्ट इज एथिकल। इसके ऊपर पूरा थोड़ा बहुत सेक्शन मैंने डिवाइड किया हुआ है। एथिकल एंड सम डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कुछ वॉलंटरीली मैं ले रहा हूँ एज एन मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पे ऑब्लिगेशंस नहीं है, नहीं लीगल है, मगर इट्स माय वॉलंटरीली आई डू समथिंग, मैं प्रमोट करता हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज को, या तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ हमारे बिजनेस की जो मीटिंग्स हैं, या तो उसके अंदर मैं अपना सपोर्ट देता हूँ कि मैं ट्रेनर्स के लिए अरेंजमेंट करता हूँ, ट्रेनर्स को मेरे यहाँ रख रहा हूँ उनको। तो दिस ऑल आर सम डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो ज्यादातर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी तरफ रहती है, यानी कौन से स्टेक होल्डर्स हैं हमारा, या कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनके लिए एज ए बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस है तो इट कैन बी फॉर शेयर होल्डर्स और ओनर्स, उनको आप टाइम टू टाइम अपना उनको प्रॉफिट में शेयर दें, उनको टाइम टू टाइम एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर आप अपने बिजनेस के बारे में उनके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके बारे में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको देते हैं। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलोंग विद द वेज, उसको हम समझो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको हम क्या एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे रहे हैं, या तो हम उसको अलोंग विद सैलरी फ्रिंज बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं, यानी उसको हम वो बीमार है तो उस वक्त हम उसको मेडिकल हेल्प भी करवा रहे हैं, उसके मेडिकल का कॉस्ट भी ले रहे हैं। तो ये है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर। हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपोज कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ना बेचें जो एक्सपायरी डेट्स वाले हैं, जो कंज्यूमर्स को या तो एडल्टरेटेड है, यानी समवॉट डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा हमें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू एथिक्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट के लिए भी, यानी जो गवर्नमेंट के लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी हमको मानने पड़ेंगे, कुछ डायरेक्टली हमारे लिए है रिलेटेड टू बिजनेस, कुछ नहीं है, देन आल्सो विल टेक केयर। और आज कम्युनिटी, ऐसे कम्युनिटी को कुछ अफेक्ट करते हो ऐसे हम बिजनेसेस या कुछ ऐसी चीजें हम सेल नहीं करेंगे हमारे बिजनेस में जो कम्युनिटी के लिए हैजार्डस है, बराबर। तो ये सब चीजें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लास्ट पॉइंट बोला तब मैंने कहा कि थोड़ा बहुत एक डिस्टिंक्शन है, यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही एथिक्स है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू एथिक्स।
तो मैं पहले ही आपको एथिक्स डिफाइन कर दूं ना, तो आप समझ जाएंगे। एथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉर्म्स, आइडियल्स और मॉरल्स प्रिवेलिंग इन द ग्रुप और अ सोसाइटी। कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ मोरालिटी होती है, मॉरल्स होते हैं जिसके द्वारा हम बिजनेस करते हैं। और बहुत ही सिंगल लाइन में हमारे हाजिर इमाम की कुछ स्पीचेस में लाऊंगा, और वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि एथिक्स यानी क्या सही क्या गलत, ये बिहेवियर जज्ड होता है उसे फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो। एथिक्स, आई एम एथिकल, मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो उस वक्त भी मुझे ये कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स लग रहा है। मैं एथिकल हूं, द वे आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर, मुझे किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए। पर मैं टीचर हूं, ओके फाइन, तो मैं टीचर हूं तो मुझे कैसे मेरे बिहेवियर होना चाहिए, बरोबर, वो एथिक्स और राइट और रॉन्ग का मुझे पता चलेगा। तो एथिक्स जब हम बात कर रहे हैं तो नीति में नैतिक, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज, सोशल रिस्पॉन्स, सामाजिक जवाबदारी, ओके। तो एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अब एक डिस्टिंक्शन आ रहा है, वो टुवर्ड्स द सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर, सोसाइटी के लिए। तो ये एथिक्स, so that also is for the society, we will do something for the society, but these are some of the ideals, all the morals। यानी अभी इसके लिए एक बहुत ही, पहले मैं बिजनेस एथिक्स डिफाइन कर दूं। वो एक बिजनेस है हमारा, और उस बिजनेस की हमारी प्रैक्टिसेस हैं, टेक्निक्स हैं, वो सोसाइटी के लिए गुड है कि नहीं, दैट्स बिजनेस एथिक्स। एज एन बिजनेस, एज एन इंडिविजुअल, आई सेड नो, एज एन इंडिविजुअल भी मेरी एथिक्स हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको दे दूं कि भाई एज अ टीचर तो देयर आर सम एथिक्स, ओके। मेरे क्या एथिक्स हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, आई टीच द स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टीचिंग आई शुड टीच देम, ओके, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एंड आई शुड टेक केयर कि वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो मेरे एथिक्स हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वैसे ही बैठा हूँ, क्लास में जा रहा हूँ, भले आ रहा हूँ, अनएथिकल बिहेवियर, मेरे एथिक्स नहीं है। एज एन बिजनेसमैन, आप जनरल स्टोर चला रहे हैं, किराने का स्टोर चला रहे हैं, तो आपके कुछ एथिक्स है यहाँ कि आप एडल्टरेटेड गुड्स न बेचें, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचें, बरोबर। आप छोटा सा प्रॉफिट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए आप उसको होल्ड न करें, ओके। कहीं आप रखें और देखें कि मार्केट में आप भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे, ऐसी चीजें में आप इन्वॉल्व न हो। जैसे कि अभी जब कोविड की सिचुएशन के वक्त कुछ बिजनेसेस या तो कुछ शॉपकीपर्स ने हेल्प किया लोगों को, तो उन्होंने एथिकली बिहेव किया। आप कुछ शॉपकीपर्स ने यहाँ तक का हेल्प किया कि पैसों नहीं है तो आप उधार में लेके जाइए, नो प्रॉब्लम, यू पे इट आफ्टरवर्ड्स, वी नो यू, आपके साथ की सोसाइटी में ही हमारी शॉप है। तो दिस आर सम ऑफ द एक्शंस, मॉरल एक्शंस व्हिच यू टेक, बराबर। गुड और बैड का डिस्टिंक्शन जो बताए वो एथिक्स। एक इकोनॉमिस्ट हैं ऑल्फ्रेड बुकनर करते हैं, उन्होंने रेंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, यानी कि क्या होता है कि कुछ लोगों को कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसके ऊपर से वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, रेंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ओके। जमील लैब ऑफ रेंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन बहुत ही फेमस है और ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑल्फ्रेड बर्गनर ने कहा, उसने एक एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, कुछ लोगों को 100 जैसे लोगों को उसने एक कॉइन दिया और कहा कि आपको एक बंद जगह में अकेले में कॉइन को टॉस करना है और आपको बाहर आके बोलने का है कि आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उसमें
सॉरी 3 टाइम्स या 10 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स, उसमें से आपको तीनों टाइम हेड्स कितनी बार आया, उसको उसने मैथमेटिकली उसके पास रिजल्ट था कि कोई भी कॉइन को आप टॉस करो तो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना करके एक जो हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल है उससे रिजल्ट था उसके पास, उसने लोगों को भेजा अंदर और फिर 100 में से उसको रिजल्ट मिला ना, उसमें कुछ 40% लोगों ने कहा कि मुझे तो 3 बार इतनी टाइम तीनों 3 बार मिला, मेरे 10 ट्रायल्स में 3 हेड्स आए, 3 सिक्के पे इतनी बार आया, और जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रॉन्ग था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी से उसको पता था कि इतने ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, 5 ही जने बोल सकते हैं या तो 5 टाइम ही ऐसा हो सकता है, मगर उसने एक उसके साथ ऑफर रखी थी कि आई विल गिव यू दिस मेनी डॉलर्स, तो लोगों ने 40% यानी कि 40 लोगों ने कहा कि हाँ मेरे को ये रिजल्ट्स आए, इतने टाइम आए, विच वॉज रॉन्ग, और 60 लोगों ने आके कहा कि नहीं इतनी टाइम नहीं आया हमें। रूम अकेले ही थे वो लोग, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते थे और बाहर आके उनको जवाब देना था। तो क्या था ऐसा जो वो 40% लोगों ने झूठ कहा कुछ डॉलर्स पाने के लिए और 60% लोगों ने सच कहा, उसको उसने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। He says that there are some protective values in the person, यानी कुछ इंसान के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज रहती हैं, और हमारा सिया इमामी इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज देता है, और उसके सोर्सेज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। एक है कुरान, हजरत इमाम स्पीचेस एंड फरामीन्स, गिनान साहित्य, oh lots of Ginan are there with us, fine, okay, one of the Ginan, just I'll give a hint, okay, it was the Ginan of Pir Sadruddin, okay, શેઠ કહે તમે સાંભળો ખોટા તારા ત્રાજવા ને ખાને તરમાં પાન, ओके, ये गिनान से वारस इस्माइल गांधी, आपने कुछ वाइजीज की सीरीज में ये चीज सुनी होगी, फाइन, ओके, तो ये जो चीजें हैं वो हमारी कुछ फाउंडेशंस बनाती है, हमारी कुछ फाउंडेशनल प्रोटेक्टिव वैल्यूज बनाती है, और इससे हमें एथिक्स मिलता है। मैं थोड़ा एथिक्स को हमारे सिया इमामी इस्माइली थॉट्स के नजरिए से लेना चाहूंगा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे हमारे पास कुछ सोर्स हैं जो हमें डिफाइन कर देते हैं कि एथिक्स क्या है। तो हजर इमाम का ये ग्रेजुएशन सेरेमनी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा का एक लेक्चर है जो मैं थोड़ा बहुत रीड करूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। हजर इमाम ने कितना इजी वे में एथिक्स डिफाइन कर दिया है। When a construction company cheats on the quality of materials for a school or a bridge, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एथिक्स क्या है, तो बोले जो वो चीट करती है स्कूल और ब्रिज बनाने में। When a teacher skips on class work in order to sell his time privately, टीचर क्लास में नहीं पढ़ाता है, प्राइवेट ट्यूशन ज्यादा करता है। When a doctor recommends a drug because of incentives from pharmaceutical company, yes, ऐसी दवा या ऐसा कंटेंट वाला लिखता है जो उसे पता है कि ये डिजीज को थोड़ा नहीं असर करेगा। यस, आपको पता है फार्मा में कुछ बैचेस रहते हैं, बैच के हिसाब से उनके रहते हैं, मगर वो ऐसा प्रमोशनल डिपेंडेंट वो देता है ड्रग। When a bank loan is skewed by kickbacks or a student paper is plagiarized from the internet, इंटरनेट से किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल दिया, ये सब चीज, दैट मीन्स हजर इमाम ने डिस्टिंक्शन का एक लाइन रखा, when the norms of fairness and decency are violated in any way, then the foundation of the society are undermined. मैंने कहा ना वो इकोनॉमिस्ट की बात से, ऑल्फ्रेड वगनर कि there are some foundational values, so if these things happen, ऐसा होगा तो फाउंडेशनल वैल्यूज खत्म हो जाएगी। अनदर एक स्पीच है जिसमें हजर इमाम ने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, Islam therefore guides a man not only in his spiritual relationship with the God, it also guides man in his relationship with his fellow man.
and his relationship with the material band around him. It enterprise, a business enterprise को related में उन्होंने कह दिया है. It encourages enterprise but wants that enterprise without a social consent is not acceptable. It is in this respect where Islam messages applies to all the aspects of man's life, and that he will be judged not just what he does, but the manner in which he does it. यानी हाजर इमाम के इस स्पीच के टॉपिक्स को हम लेना, तो हाजर इमाम ने हमें कह ही दिया है कि किस तरीके से एथिक्स है, और एथिक्स यानी राइट और रॉन्ग, और हमारे जो एथिक्स हैं सिया में इस्माइली थॉट्स ऑफ एथिक्स हैं, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो मैंने आपको कहा कि धिनान साहित्य में भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलेंगे, बरोबर, जैसे कि सेठ कहे तमें सांभड़ो 20 दिन का ज्ञान है, जो लाइन मैंने 9th वर्स है ना, वो बहुत अच्छी है कि ये जी खोटा तारा तराजवा ने डांडे मार पासा 8 कला खोटा तारा भाड़े जी, बरोबर, ओके। तो ये सब ज्ञान, ये ज्ञान की लाइन से उनको यानी एथिक्स के डेफिनेशंस हमें मिल सकते हैं। अब ये जो मैंने कुछ स्लाइड डाली हुई है, अभी इसके सोर्स में मैं आपको इसका सोर्स कहूं तो थोड़े दिनों पहले हमारे आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन बोर्ड ने एक पेपर आउट किया हुआ था कि कैसे हम अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उन्होंने ये लाइन यूज की हुई थी, ये सोर्स है कि सिया इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम, ethics are the bridge between faith, दीन एंड दुनिया। यानी हजर इमाम ने भी फरमान में कहा, या तो स्पीचेस जो आगे हमने देखी, ये दीन एंड दुनिया। Ismaili imams have promoted caring premised on the principle of tawhid or oneness, which is reflected on our common humanity and natural justice and equity. यानी कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, caring, tawhid, oneness, humanity, natural justice, equity, ये सब ethics है, ethics. And if it is with individual ethics. If you are in an enterprise, if you think it's the enterprise ethics. मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जो भी बिजनेस है, मेरा सूट का बिजनेस है, आई एम एन ब्यूटी पार्लर, मैं ब्यूटी पार्लर ऑन कर रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो इसमें भी मेरे एथिक्स हैं। फाइन, ओके। तो ये हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं। ये मैंने आपको कहा ना, वेल्थ इन ट्रांसफर इनहेरिटेंस, बराबर, उसमें इन्होंने लिया है। एंड दिस, ये जो इन्होंने लिया है, उन्होंने भी उसका सोर्स बताया है हमारे इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हाजर इमाम ने साइन किया हुआ है, उसमें ये प्रीएम्बल में है कि इस्माइली एथिक्स देयरफॉर एम्फसाइज वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, ह्यूमन डिग्निटी, shared commitment to the common good values, unity of brotherhood, justice, tolerance, goodwill. This is related to the ethics. यानी our foundational values, जो मैंने ऑल्फ्रेड इकोनॉमिस्ट की बात से कहा है कि हमारे एलेक्जेंडर ग्राउंड रूल्स ऑफ एथिक्स, जो पूरी मैंने स्कूल ऑफ थॉट से मैं ला रहा हूं हमारे टॉपिक की तरफ, कि वी शुड बी ट्रस्टवर्थी, हमारे पे कोई ट्रस्ट करना के, हमारा बिजनेस इस तरीके से हम रन करें, हमारे कोई ऊपर कोई ट्रस्ट करे, हमारे ट्रस्टी बिजनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये टाटास, द बेस्ट एग्जांपल इट इज, वो जो बॉम्ब धमाके हुए थे उनकी होटल में, उन्होंने किस तरीके से अपनी एथिक्स दिखाई थी। इन्होंने जो उस बम्बार्डिंग के अंदर जो आजू बाजू में जितने हॉकर्स थे, उनके जो कोई बॉम्ब में या किसी को तकलीफ हुई तो उनके बच्चों का भी उन्होंने एजुकेशन का, और टिल दे आर प्लेस्ड इन द जॉब उनको दिया। इवन यहाँ तक कि उनके जो पुलिस जो वहां पे नहीं थी, मगर कहीं और जो
जगह पे भी बंदोबस्त में या कुछ और चीजों में, तो दे पेड फॉर इट टू द पुलिस, यानी दे हैड देयर ओन, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम ग्राउंड रूल्स, जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं एज अ बिजनेस, आई शुड बी ट्रस्टवर्दी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी, डीलिंग्स में फेयर होना चाहिए। यस, हम ज्यादातर डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वी आर डीलिंग, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इट कैन बी डीलिंग कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ, इट शुड बी फेयर। हम कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ उतर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने बात की है वो फेयर। हमें वो रोज हमारे पास आ रहा है और हम बोले आज नहीं, काल 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 तो पेमेंट पाकू कर दी, पर हम नो, इट्स नॉट एथिकल। बी केयरिंग टुवर्ड्स वेलबींग ऑफ अदर्स, गुड सिटीजन्स बने, हमारी कुछ वर्च्यूज और हमारी ड्यूटीज को ऑब्जर्व कर। जब भी हम एथिक्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे वो एग्जांपल मैंने आपको कहा, फाइन, तो एथिक्स और मनी वी हैव टू बैलेंस। ओके, एज एन बिजनेस आपको है तो आपको हमारे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशंस अवॉइड करने का होगा, आपको हेल्दी कंपटीशन में रहना होगा, एक्यूरेसी की ध्यान रखनी होगी, बराबर। ओके, आप उसको, बिजनेस आपका है, उस बिजनेस में यू हैव टू सी दैट ही गेट्स द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। यस, एथिक्स, टैक्सेस, यू डोंट अवॉइड टैक्सेस, यू पे द टैक्सेस रेगुलरली, आपके अकाउंट्स ऑडिट कराएं, आपके एम्प्लॉय की तरफ आपकी फेयर ट्रीटमेंट हो, इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन न रखें आपके बिजनेसेस के अंदर, नो ब्राइब्स, डिस्करेज सीक्रेट एग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे आप किसी के साथ सीक्रेटली कि भाई हाँ હવે અમે તમારો ડિસ્પ્લે કરશું પ્રોડક્ટ, તો કે हम आपके ही प्रोडक्ट्स बेचेंगे, फाइन, हम लोगों कहेंगे आ નથી હવે આ લઈ જાઓ આ સારું છે, such type of an agreements or promoting the products which are not good. कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर की कुछ राइट्स हैं, कंज्यूमर के साथ कुछ राइट्स हैं, कंज्यूमर पूछेंगे क्वेश्चन तो यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू गिव द आंसर, उसकी राइट सेटिस्फाई हो। तो ये है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मेरे दो सेक्शंस थे आज। फर्स्ट सेक्शन मेरा रहा बिजनेस प्लान, सेकंड सेक्शन मेरा रहा बिजनेस एथिक्स। एथिक्स के अंदर मैंने आपको बिजनेस रिलेटेड एथिक्स में जो पॉइंट्स कहे, बिजनेस प्लान में कहे, वो सब इन यूनिवर्सिटीज या इन पेपर्स को मैंने स्टडी करके रेफरेंस इससे किया था। आई होप आई हैव कवर्ड माय टॉपिक एंड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस साइड। So the first question is कि जब हम ethics के बारे में बात करते हैं, when we are into business और हम business ethics के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि वो ethical चीजें भी हमारे business में आए, हमारा business plan जो बन रहा है वो भी एकदम strong proof बन जाए। फाइन, एज मैंने कहा कि जब हम बिजनेस प्लान करेंगे तो इन द पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान ओनली, जब हम अबाउट द बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर ही हमारे कुछ एथिकल्स बिहेवियर के बारे में हम बातें करेंगे, या तो जब हम एनालिसिस का पार्ट लिख रहे हैं उसमें भी मार्केटिंग की जब हम बात कर रहे हैं या कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम अपने एथिकल प्रिंसिपल्स ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से ही अपना प्लान, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी जो मैंने आपको कहा ना कि एज एन बिजनेस मेरे क्या राइट्स हैं और क्या रॉन्ग हैं, यानी क्या सही काम है, कई गलत काम है। सो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, मैं इस तरीके से एथिक्स के हिसाब से ही मैं अपना हर एक प्लान में या एनालिसिस में रहूंगा, यानी मैं मार्केट को कैसे टारगेट करूंगा, yes, okay, how I'll do the marketing, that will be also based on ethical। और competitors के पार्ट में मैं कहूंगा कि मैं अपने competitors से कैसे अच्छा बनूं, मैं नहीं कि competitors के बारे में विरोध या तो मैं competitors की नेगेटिव पॉइंट्स निकाल के अपना प्रपोजल बनाऊं कि ये चीज वो नहीं करते हैं, नहीं, I'll be giving this thing extra। So that's in the business plan. You can add the ethical principles.
और सर देयर इज अ पॉइंट के जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें उनके उनके हिसाब से, उनके माइंडसेट के हिसाब से एथिकल होती है, बट व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस वो अनएथिकल बन जाती है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जो हम कर रहे हैं वो भी स्ट्रांग हो और मतलब वो बिजनेस बिजनेस के लिए एथिकल भी हो। जो मैंने आपको कहा, जब मैंने अपने एथिक्स के प्रेजेंटेशन में कहा कि कुछ हमारी प्रोटेक्ट फाउंडेशन की वैल्यूज रहेगी, हमारे प्रोटेक्टिव वैल्यूज जो हमारे साथ हैं, वो चीज हमें जब ज्यादा फाउंडेशन वे में स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इट इज एथिकल और अनएथिकल। ओके, फॉर अ माइनर, मैंने आपको कहा कि वो जो रैंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंट थी कोई नहीं देखने वाला था, मगर तो भी 60% लोगों ने क्या कहा कि नहीं, मेरे ट्रायल्स में ये रिजल्ट नहीं आया है जो आप कह रहे हैं, और 40% ने कहा कि आया। यानी अकॉर्डिंग टू देम इट इज, यानी कि आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि मुझे मेरे बिजनेस के अंदर मनी या प्रॉफिट ज्यादा है कि मेरी मोरालिटी, मेरे जो फाउंडेशनल वैल्यूज, मेरे प्रिंसिपल्स हैं। ओके फाइन, जो चीज मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक टाटा का एग्जांपल लिया, उन्होंने स्टार्टिंग से उन्होंने इस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को पोजीशन किया हुआ है, इवन फॉर देयर व्हीकल्स भी स्टेट टाटा का है ना, वांदो नहीं आवे, चलेगा, वो ज्यादा चलेगा। That's it. They have created such values based on their ethics. तो आपने जो क्वेश्चन कहा ना कि कैसे एज एन इंडिविजुअल और एज एन बिजनेस, तो मैंने कहा ना कि आपको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा मेरा प्रॉफिट है या मेरे वैल्यूज के साथ प्रॉफिट, मेरे एथिक्स और मेरे प्रिंसिपल्स के साथ। वन लाइनर इट कैन बी। Ethics principle allowed to go legally if I get lost in delay or cheating in, मतलब अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एथिकल प्रिंसिपल्स हम यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए वैसे सिचुएशन में? यस, गुड क्वेश्चन। यस, हमें जो लॉस जा रहा है ड्यू टू एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी ज्यादातर हमारे बिजनेसेस के अंदर हम एथिकल हैं, तो ज्यादा एथिकल है तो लॉस जा रहा है, वो लॉस का रीजन समथिंग अदर है। इट मे नॉट बी 100% योर एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर इज इन द डीलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डायरेक्टली वो रिलेटेड नहीं है, वो आपकी डीलिंग्स के साथ रिलेटेड है। ये इट्स ए बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी आप बिजनेस एथिकली कर रहे हैं तो आपकी वो डीलिंग्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों इस जगह पे मुझे लॉस जा रहा है। इट्स नॉट टोटली योर बिहेविंग एथिकल इज लीडिंग टू लॉस। How business plans without financial strength can be workable? अगर हमारे पास बिजनेस प्लान है ओके लेकिन फाइनेंस फाइन, कम है तो कैसे होगा? no, business plan requires the financial strength. That means you have to give them the financial plan. It's a component of the business, and any business requires the finance. So your financial strength, it's not that the whole capital is bought by you. You can share the sources. आप क्या स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसके लोन्स कितनी लेंगे, किस तरीके से करेंगे, पर बिजनेस प्लान के अंदर आपको फाइनेंशियली एनालिसिस तो डालना ही पड़ेगा, बिकॉज वो ही मेन है आपकी फिजिबिलिटी चेक करने का टूल। आई सेड नो, द ब्रेक इवन एनालिसिस करोगे ना, वही आपका बिजनेस फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं, वायबल है कि नहीं। तो यानी फाइनेंशियल पार्ट इज एन important part of the business plan. You cannot have the without financial plan. सर फिर मतलब एक एथिकल बिजनेस सेटअप करने के लिए फाइनेंस इज द बेसिक नीड। Okay, I would just clear Muskan over here. Ethical means finance or ethics. Yani ethics again, it's what is it? It's an डीलिंग और बिहेवियर, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर आपको, मैंने आपको जो वन लाइनर पहले वापस मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन है कि जो मेरे जो वैल्यूज मेन है, वैल्यूज के साथ आई वांट टू अर्न द प्रॉफिट। पार्टिसिपेंट्स, ये था आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो तो आप अपने टीम लीडर से पूछ सकते हैं ताकि वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर हम आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स दे सकें। सबसे पहले थैंक यू फरीद सर फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर द सेशन। सर, वेलकम। the way you took it
जैसे आपने एथिक्स समझा है, जैसे आपने हमारे ट्रेडिशन को, हमारे जो कुरान वगैरह के उसमें लिखा हुआ है कि कैसे किस तरह से आपने उसको रिलेट किया, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक एंड आई एम डैम श्योर कि सबने ये सेशन बहुत अच्छे से सुना है और सबको ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। सो बिफोर वी एंड, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि हमारे इस सेशन के वीडियोस स्माइली इंडिया के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया है या कोई सेशन आप फिर से देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमारा अगला सेशन होगा हाई ग्रोथ बिजनेसेस ऑफ द फ्यूचर इस टॉपिक पर। सो इस सेशन की डिटेल्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस स्किप ना करें। So that's all from my side. This is me, Muskan, signing off. See you all in the next session. Until then, stay safe, stay healthy. Once again, thanking you all for spending your time with us. Bye, Alamudar.